हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी दो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, मतलब जियोपॉलिटिक्स के हवाले से। एक तो ये है कि आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि इंडिया और कनाडा के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट आया था, उस वक्त निजर के कत्ल पे, जो एक खालिस्तान मूवमेंट के उनमें से सपोर्टर्स में से थे, कारकुन थे उनके। तो उसके बाद खैर बड़ी ले-दे हुई और बड़ा जिसे कहते हैं कि काफ़ी एक दूसरे को, मैं कहूँगा एक दूसरे के खिलाफ बड़े सारे एक्शंस लिए गए डिप्लोमैटिक फ्रंट पे। वो हुआ, लेकिन अभी यूएस का जो वहाँ पे एक पन्नू जी रहते हैं, वो भी खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर बल्कि लीडर्स में से हैं। उनके हवाले से एक खबर आई और उस पे एक आदमी अरेस्ट हुआ है चेक रिपब्लिक में, निकल गुप्ता है, वो गिरफ्तार हुए हैं। अब आगे क्या चीजें हो सकती, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जी 20 में ये बात जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी जी के साथ ये इशू रेस किया था, लेकिन गालिबन वो ये चाहते थे कि अंदर ही अंदर सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि वो अब भी कहता है कि हम बड़े ट्रस्टेड अलाइज हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और इसमें बात में कोई डाउट है भी नहीं। खैर इस इशू के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी एक तो खैर सीज़फायर एक्सटेंड हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि वो एक जंगबंदी हुई है, जंग रुकी है। लेकिन इसके साथ-साथ यूएनजीए में जो एक रेज़ोल्यूशन आया है गोलान हाइट्स के हवाले से, उस पे हिंदुस्तान ने इज़राइल के खिलाफ वोट किया है। मेरे ख़्याल ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सीरिया के साथ तो ताल्लुकात होंगे जो होंगे इंडिया के, लेकिन यकीनन इज़राइल के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो खैर ये क्या कहानी है, इस पे भी बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Farah bhai. Always a pleasure. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, एक चीज़ निखिल गुप्ता के हवाले से पहले हम कनाडा वाले इशू, क्योंकि स्टोरी वहीं से शुरू हुई जून में जो कुछ हुआ, लेकिन फिर जब जी 20 हुआ तो वहाँ पे ये मसला खुला और मेरे ख्याल में ये मैं कहूँगा कि मीडिया में भी आया और आम पब्लिक तक भी ये इशू आया। अब बीच में अमेरिकन जो नेशनल है उसके हवाले से अमेरिका कहते हैं कि ये चीज़ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रेस की कि ऐसा कुछ होने वाला था। आप एज एनालिस्ट क्या कहते हैं कि ये क्या हुआ? इंडिया ने कहा है कि भाई हम इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करते, ना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरह करती है, ना हमारा कुछ तरह का रीत रिवाज है कि हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए फकर भाई, बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया आपने। इससे वेस्ट को ये एक बात, देखिए तीन लीगली इसको एनालाइज करते हैं, जियो पॉलिटिकली एनालाइज करते हैं। तीन इशू हैं। आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो मैनिफेस्टेशन है दुनिया भर में, उसका क्या फॉर्म होगा कि ओसामा बिन लादेन को जहां चाहो मारो, गद्दाफी को भले वो हेड ऑफ द स्टेट हो निकाल के मारो, जो सद्दाम हुसैन है सादराम उसकी हुसैन। रिजीम पलट दो, बर्बाद कर दो देश को। ये सब अलाउड है टारगेटेड किलिंग के नाम पे, ठीक है ना। ये लोग सो कॉल्ड अमेरिका के दुश्मन थे, सो कॉल्ड वॉर, ये क्या था, ये वॉर अगेंस्ट, नो नो, वॉर अगेंस्ट टेरर प्लस ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो आज तक मिला नहीं, जी। ठीक है ना। इन्होंने क्यों मारा इन लोगों को, क्यों इनको अपना टारगेट बनाया, ओसामा बिन लादेन को क्यों मारा? क्योंकि ओसामा बिन लादेन वो बातें कहता था जो अमेरिकन इंटरेस्ट को सिक्योर को सूट नहीं करती थी, या अमेरिकन नेशनल को प्रोटेक्शन नहीं देती थी, या अमेरिकन सॉयल को वो अटैक कर रहे थे। यही था ना कारण, वरना क्यों नहीं और किसी को मारा? So targeted killing is a bad thing. I don't approve of it. Targeted assassination इंटरनेशनल पॉलिसीज में नहीं होने चाहिए, यूज ऑफ राइट। फोर्स नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके के इंटरनेशनल रिलेशन में। मगर प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ जो है वो बेसिक एलिमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का। आप जो है पन्नू को मारने की कोशिश की गई, किसी संत महात्मा को मारने की कोशिश नहीं की गई। अगर मान लीजिए इंडिया इन्वॉल्व है, दो पॉसिबिलिटी है, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, वो तो मौकिफ हो गया गवर्नमेंट का, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मान लीजिए अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो किसको मार रहा है, किसको मारने की अटेम्प्ट करा? पन्नू ने ओपन धमकी दी है, आपने आज तक उसके अगेंस्ट में लीगल कार्रवाई नहीं करी। बिल्कुल अगर सही। आप पन्नू यस। को लीगली अरेस्ट कर देते तो ये बात ही नहीं आती। आप जब दुनिया को ये कहते हो कि यू कैन नॉट लेट योर सॉयल टू बी यूज्ड फॉर दी और अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट, तो आप खुद भी क्यों नहीं अप्लाई करते हो?
पन्नू कह रहा है इंडिया को तोड़ेंगे, खालिस्तान बनवाएंगे। पल्लू जो है वो कह रहा है हम 2019 में, अरे ये 19 नवंबर 2019 2023 को हम बिल्कुल प्लेन और पता नहीं क्या क्या धमकियां दे रहा है, और ही इज एंजॉयिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉर गॉड सेक। इंटरनेशनल लॉ के, अगर आप रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में विश्वास करते हैं तो आपके लिए पैरामीटर्स दूसरे हैं। यानी आपका दुश्मन, तो ये वही बात हो गई जो उन्होंने कहा, क्या नाम है, जयशंकर साहब ने, कि वेस्ट का दुश्मन तो सारी दुनिया का दुश्मन, वो कहीं भी जाके मारेंगे, लेकिन हमारा दुश्मन, ये हमारी प्रॉब्लम है। और वो अगर वेस्ट में आ गया तो वो दूध से धुल गया, वॉशिंग मशीन में चला गया भैया, वो बड़ा अच्छा इंसान बन गया। यानी वेस्ट की धरती पे कोई भी आदमी क्रिमिनल नहीं हो सकता, कोई आदमी ओसामा बिन लादेन नहीं हो सकता। किसी आदमी को ओसामा बिन लादेन होने के लिए वो मिडिल ईस्ट के रीजन में या पाकिस्तान में मिलना होगा। अगर ये बेचारा ओसामा बिन लादेन वहां मिल गया होता तो ये उसको भी कह लेते कि नहीं, इसकी गलती नहीं है। ग्वांटानामो बे आप चलाते हो, अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे। अबू गरीब का जो आपका इराक में जो आपने इनह्यूमन तरीके से इराकी को रखा था, आपने सद्दाम हुसैन को एज अ प्रेसिडेंट जो है उसको, जो भी था, ही वाज अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उसको आपने वो किया, एग्जीक्यूट किया, जुडिशियल एग्जीक्यूशन की, क्योंकि वो ट्राइब्यूनल किसी भी तरीके से फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल तो नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे। तो सद्दाम हुसैन इज एनी लेसर देन जॉर्ज बुश? उसकी जिंदगी की वैल्यू कम है? सही। ये मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया वाले जो हैं वो जानवर हैं, उनकी इंसान की वैल्यू नहीं है। यस। तो आप जब, अगर ये आपकी धरती पे अटैक कर रहे हैं, जो भी कारण हो, आप उसको मिल बैठ के बात करो। अगर आप फोर्स का सहारा ले रहे हो क्योंकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक कर रहा है, तो आपके पास तो ग्राउंड नहीं है इंडिया को ये कहने का कि तुम क्यों मार रहे हो, क्योंकि ये पन्नू कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, पन्नू कोई रिलीजियस टीचर तो नहीं है। पन्नू धमकी दे रहा है खुलेआम, बोला हम खालिस्तान तोड़ देंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपकी डेमोक्रेसी का डबल स्टैंडर्ड चलेगा, कि वेस्ट की डेमोक्रेसी के लिए कुछ और होगा, वेस्टर्न लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ और होगा, और बाकियों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ और होगा। फिडेल कास्ट्रो को मारने के लिए आपने क्या नहीं किया। ये जो शे गेवरा को था, आपने बोलीविया में जाके मारा बेचारे को। तो जो आपकी इंटरेस्ट को चैलेंज करे उसको आप कहते हैं बुश की भाषा में स्मोक देम डाउन, और स्मोक देम अप, सॉरी, हंट देम डाउन, स्मोक देम अप। बाकी किसी का नहीं है, बाकी आप सबको तोड़ दो, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए राइज ऑफ इंडिया इज नेसेसरी। मैं नहीं मानता किसी को असैसिनेट करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। क्यों असैसिनेट करोगे भाई? तो आप उसको प्रोसिक्यूट कर दो ना, तो असैसिनेशन की नौबत नहीं आएगी। राइट। आप इंडिया के अगर अलाई हो तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के भी तो अलाई हो ना। अगर आप इंडिया को पार्टनर कह रहे हो तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो आपका भी पर्पस बनती है कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कोई वो नहीं है, मोल नहीं है जी। You cannot use democracy as a apparatus of international policy to twist the arm कि हम डेमोक्रेसी का चार्ज लगा देंगे कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है। जी। अच्छा सर, एक चीज और कहा यह जाता है, मतलब हम उसामा बिन लादेन या फिर इस तरह की चीजों के ऊपर जब वो करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अमेरिका ने कुल्लम कुल्ला, कहते हैं हमने मार दिया, ये हमने मार दिया। हालांकि आपकी बात में बिल्कुल 110% आपसे इस बात पे एग्री हूं कि भाई आप किसी जगह जाके किसी को इस तरीके से ना करें, वो सद्दाम हुसैन हो, वो लीबिया के मोहम्मद कजाफी हो, वो XYZ हो, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि हमारा दुश्मन है, वो कहीं पे भी रहेगा, हम उसको साइड पे कर देंगे। अगर किसी और का है तो जब वो करेंगे तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो आपने सारी वायलेट की है, मतलब इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया। लेकिन ये बात डॉक्टर साहब हम अमेरिका को या वेस्ट को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल और अहम मरहला है। नहीं, आप उनको समझा नहीं पाएंगे। जैसे जैसे पावर में डिक्लाइन आएगा खुद समझेंगे। जब आदमी ताकत में होता है ना, नशे की ताकत के नशे में, उसको आप कहाँ समझा पाएंगे? सही है। वो आदमी समझता खुद से है फकर भाई। आप किसी को, आप अपने बच्चे को नहीं समझा सकते यार। जो बात आप समझाना चाह रहे हो बच्चा नहीं सुनता है। वही बात उसको 40 साल में समझ में आएगी जो आप 20 साल में बता रहे होते, तब वो आपको अपना दुश्मन समझेगा कि यार तो इनको क्या पता है, दुनिया तो हमने देखी है। वो आपको अपने से शाणा समझता है, अपने को आपसे शाणा समझता है, वो सोचता है दुनिया में वही देखा है। राइट। तो आप नहीं समझा सकते, वेस्ट समझेगा। जैसे जैसे इनका जो डिक्लाइन होगा, भाई आप, जॉर्ज बुश हैज ऑडेसिटी, वॉर ऑन टेरर में उसने कहा, पाकिस्तान में एक फोन करके कहा था, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, एक रास्ता चुनो। 2001 में। तो ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई कि हमारा साथ दो, नहीं तो भाई तुम्हारा साथ जो है, तुम्हारा इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट नहीं है।
हम क्यों खड़े होंगे आपके साथ? आपके लिए होगा ओसामा बिन लादेन, मेरे लिए नहीं है। बट पाकिस्तान ये गट्स नहीं दिखा पाया, नहीं दिखा पाया, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। उसको दिखाना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे अफगानिस्तान में, आप जाओ, बिल्कुल सही। जो आपका मैटर है। हम आपको तटस्थ भूमिका निभाएंगे, हम उधर से आने नहीं देंगे भले किसी को, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये आप अगर ये डुप्लीकेट आप बिकॉज के आपका इंटरेस्ट था ना, बिकॉज वॉर ऑन टेरर बेसिकली वॉर ऑन जिहाद था। भाई लेटर टू अमेरिका में ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि भाई इस्लाम को सरेंडर कर दो तुम। सर पहले जिहाद था जिस वक्त सोवियत के खिलाफ था, और जब कहानी बदल गई, उनको पता चल गया कि अब सोवियत यूनियन मतलब पाश पाश हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो उसके बाद वो जिहाद नहीं था, कहते अब टेररिज्म शुरू हो गई। वही लोग थे ना, कोई और लोग तो नहीं आ गए थे कि वो 1979 में कोई और ग्रुप्स थे और फिर 2001 में कोई और हो गए, वही लोग थे। फिर उसके बाद वो कहे, उन्होंने कहा नहीं ये तालिबान है, बल्कि तालिबान भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ये दहशतगर्द है। और दुनिया ने कहा ठीक है सर, पहले वो मुजाहिदीन थे, अब वो दहशतगर्द है। एग्जैक्टली ये क्योंकि इन्होंने अरब वर्ल्ड को और मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत परेशान किया। वन ऑफ द रीजन जो मुस्लिम वर्ल्ड वापस से ये जो इस्लाम का आप रिसर्जेंस देखते हैं, वरना वो हो चुके थे मॉडर्नाइज भाई बहुत हद तक, आज वो फॉर्म आप नहीं देखते। ये अमेरिका की भी बहुत बड़ी वो बेवकूफी थी कि उन्होंने इस्लाम को रिसर्जेंट करने में काम दिया, वरना दे हैड आल्सो गॉन अवे ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, एंड वो चले जा चुके होते, जो कि सेंट्रल एशिया में होता है आज की डेट में, वो भी सेंट्रल एशिया की पाथ पे हो गए होते, लेकिन नहीं जाने दे, उन्होंने वापस से कर दिया। ये तो आप रिसर्जेंट देख रहे हो भाई। 1975-76 का काबुल, 1980 का काबुल और ईरान और ये सब, भाई कहाँ थे ये लोग? बहुत एडवांस सर, बहुत एडवांस लोग थे ये, बहुत एडवांस। और ये वैसे भी एडवांस है क्योंकि ये सिविलाइज लोग हैं। पर्शिया कोई छोटा मोटा चीज नहीं है बाबा। पर्शियन आइडेंटिटी कोई छोटी और घटिया वो चीज नहीं है। नवरोज हजारों इतिहास, 100 साल पुराना उनका नवरोज का इतिहास है। बिल्कुल सर, मनाया जाता है आज भी मनाया जाता है। पर्शिया ने दुनिया को सिविलाइजेशन दी है, उसी तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन है, कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं है, हजारों साल पुरानी है। तो हमने दुनिया को, हम यहाँ पे आके अपना नया ज्ञान मत दिखाओ। अगर ये यहाँ इंटरफेयर नहीं करते तो ये चीज नहीं होता। इन्होंने वही किया, शाह को जो था वो जो पहलवी राजा शाह पहलवी, उसके थ्रू इन्होंने तो उसके थ्रू जबरदस्ती इन्होंने घुसड़ने की कोशिश की, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई लोग वहां के थे, मॉडर्नाइज हो रहे थे, धीरे धीरे अपना वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुन लेते। तुम्हें जल्दी थी कि हमारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, मतलब ये बेसिकली कन्वर्जन है, चाहे रिलीजन का करवा दो, चाहे पॉलिटिकल फॉर्म का करवा दो। अरे भाई उनको चुनने दो ना यार, तुम धीरे धीरे सीखेगा, हर कोई अपना रास्ता निकालेगा। तुम्हें डेमोक्रेसी मिली है, डेमोक्रेसी मुबारक तुम्हारे तरीके की, उनको कुछ और फॉर्म ऑफ इलेक्शन, कुछ और फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, चुनेंगे, उनके ऊपर सोचो, छोड़ो। रेजा शाह पहलवी के थ्रू जबरदस्ती इन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को घुसड़ने की कोशिश की, रशिया को काउंटर करने में लिए, वहां के लोग वो रिवोल्ट कर गए। क्योंकि अब रेजा शाह पालवी ने क्या किया कि उस सारे के सारे जो रिलीजियस फिगराइंस थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया न्यूज़पेपर, उस आर्टिकल्स के थ्रू। वैसे ही एक आयतुल्लाह खुमैनी के उसमें पड़ गया, और लोगों ने कहा कि भाई ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जो भी है वो अपने जो उनके जो स्पिरिचुअल फिगर है उसके अगेंस्ट में क्यों सुनते। आज आप देख लो ईरान क्या बन के रह गया, ये इनकी बेवकूफी थी। वरना रेजा शाह पहलवी अपना देखता, जो उनका नेचुरल रूप से होना था वो होता, ईरान को जो बनना था बनता। बेशक पॉइंट हम यही कह रहे हैं फकर भाई कि ये जो सिखाना इनको नहीं है, ये जैसा धीरे धीरे ना ये अरब वर्ल्ड के साथ, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ अब ये ठंडे हो रहे हैं, इनको ये सीखना पड़ेगा सर। इसके साथ भी अब अगर हम देखते हैं तो आज से 10 या 15 साल पहले इंडिया के साथ या इस रीजन के साथ एक और बिहेवियर था, लेकिन अब चेंज हुआ है। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान की ठीक है, बड़े और सारे मसाइल हैं, लेकिन अब मैं बल्कि अब लोग बात करते हैं कि यार इंडिया ने कह दिया उनको, चाइना ने कह दिया उनको, भाई आप भी थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना हौसला रख लें, दिल बड़ा करें और आप कह सकते हैं, मतलब आप, लेकिन यहाँ पे इस रीजन को बेहतर कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, और वो ये है कि इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है, यकीनन मेरे ख्याल में कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि आप एक ट्रैक पे दौड़ रहे हैं और एकदम से कोई आपको पकड़ने की कोशिश करता है कि यार भाई, मतलब आपको या स्लो डाउन करने की कोशिश कर लेता है, मैं ये कह दूं। तो इसके ऊपर क्या इंडिया रिएक्ट कर सकता है, क्या चीज यूएस के साथ खास तौर पे? कनाडा वाला इशू भी, क्योंकि कनाडा वाले अब कह रहे हैं कि हमारी बात देखें, हम कह रहे थे तो लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने कह दिया तो अब शायद दुनिया को सुनना पड़ेगा, हिंदुस्तान को सुनना पड़ेगा। देखिए मेरे ख्याल से इसको कूल डाउन किया जाएगा। दोनों तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, आज भी बोला अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर आवर अलाइज। ये होगा पन्नू के लिए, आप इतना बड़ा रिलेशनशिप तो नहीं छोड़ेंगे ना, बिल्कुल। दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस, आपको उसको सहना पड़ेगा।
क्योंकि वेस्ट नया नया गुंडा तो नहीं है ना, वेस्ट भाई, वेस्ट ने दुनिया चलाई है सैकड़ों 100 साल 150 साल तो बिल्कुल चलाई है भाई। 100 साल भी मैं बिल्कुल गलत कहूँ, 300 साल दुनिया चलाई है उन्होंने यार। ये उन्होंने बिल्कुल तो सही कोई है। एम्पायर को, कौन सा एम्पायर छोड़ दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं, कुछ समझ भी रहे हैं नहीं। आप? चाहे बिल्कुल यूरोप ने, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो चाहे ईस्टर्न यूरोप ने, दुनिया रूल की है यार उन्होंने 4,000 बिल्कुल साल। ठीक, बिल्कुल ठीक। हर किसी को बर्बाद किया, कोई एम्पायर उनके सामने नहीं दुआ, वो भी खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने रूल तो किया है ना भाई। इंडिया बिल्कुल पे किया, 100 साल तो रूल किया है ना उन्होंने। बेशक, उन्होंने वेस्ट एशिया पे रूल किया है ना, ऑटोमन को हराने यस, वाले तो वही है ना। वो भी बिल्कुल आ ठीक, रहे थे ऑटोमन से, मेहमद 10 सेकंड से, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने तोड़ा ना अंतिम में। तो यस, धीरे धीरे गुंडई जाएगी ना भाई। अब उनको जब नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, अब ये है कि भाई दुनिया जो है इतनी हथियार बना चुकी है कि वॉर का तो खत्म हो चुका है सीन। वॉर के थ्रू बिल्कुल तो ठीक, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बेशक, ना। तो अब दुनिया में गेम चलेगा पैसे का, गेम चलेगा इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमी का, यही गेम चलने वाला है। आप इकोनॉमिकली नहीं हो तो वॉर शॉर तो आपके बस का नहीं है, क्योंकि तो ड्रोन श्रोन आ रहे, वो वहीं बैठ बूट के मार देंगे। वो इंसान की हुँ, जिंदगी भी नहीं वेस्ट होने वाली आने वाले 100-50 सालों में। वो स्पेस से ही आपके वो सब जिगर उगर जाम कर देंगे। आप ये तलवार वाला तो खेल ही खत्म हो चुका है। अगर आपको ये अपने ये कोई वेपन सिस्टम चाहिए, उसमें आपको एडवांस एआई चाहिए, वो सब तो यूं शट डाउन करेंगे वो, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि वो बिल्कुल, गेम तो खत्म हो चुकी है। गेम होगी पैसे की, गेम होगी इकोनॉमी की, गेम होगी आज की डेट में टेक्नोलॉजी की। जो जितना टेक्नोलॉजी एडवांस है वो उतना पावरफुल है, ठीक है ना। तो पॉइंट मेरे ये हुँ, कहने का मतलब है कि वेस्ट को ये जो हैबिट है वो धीरे धीरे जाएगी, जैसे जैसे राइज होगा। और देखिए ये ईस्ट में भी, यानी हमारे जो एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशियन रीजन जो है, इसमें आपको ये चीज होगा कि धीरे धीरे यहाँ भी समझ आएगी, प्रिवेल हुँ, करेगा। बस चाइना और हुँ, इंडिया को, क्योंकि यहाँ के जो दो हाथी और एक हाथी और एक जो ड्रैगन की जो वो है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना होगा। जिस दिन वो दूर, और वो होगी, उस दिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जी, बनेगा और वो बन के रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। एशिया बिल्कुल, ड्रिवन सेंचुरी होगा ये, और इंडिया इसमें बहुत, बिकॉज सारी दुनिया ने कह दिया आने वाली सेंचुरी इंडिया की है। बिल्कुल ठीक इंडिया कह रहे की हैं। सेंचुरी का मतलब, इंडिया की सेंचुरी होने का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। ये मतलब नहीं कि हम दुनिया पे रूल करेंगे, सब हमसे छोटे, ये नहीं होगा। इंडिया की सेंचुरी का मतलब होगा भाई वसुधैव कुटुंबकम, सब परिवार है, सब कोई इसमें एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। हुँ, इंडिया के रूल का मतलब होगा कि जो जैसी जिंदगी, सब कल्चर का सम्मान, कोई कल्चर हुँ, बेहतर नहीं, कोई कल्चर हुँ, इंफीरियर नहीं। हमारे लिए हुँ, अरबी भाषा भी उतनी ही प्योर और जरूरी होगी जितनी संस्कृत, जितनी तमिल, जितनी इंग्लिश, जितनी फ्रेंच, हुँ, सबका। दिस इज व्हाट इंडियन, बिल्कुल ज़बरदस्त, सो दिस इज, वी विल ट्रीट एवरीवन अ फैमिली। फकर भी हमारी फैमिली ज़बरदस्त, होंगे, और मोहम्मद बिन सलमान भी हमारी फैमिली होंगे, और बेशक, जो बाइडेन भी हमारी फैमिली होंगे। नो वन विल बी डिफरेंट, और ये बिल्कुल ठीक, अफ्रीका। सो बस मैं यही कह रहा हूं कि बैठ देखते जाइए, इकोनॉमी ग्रो करने दीजिए। ये 20 साल बाद ये खेल खत्म हो चुका होगा, जब पैसा इंडिया और चाइना में शिफ्ट कर जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है बल्कि ये बात अब बड़ी खुल के हो रही है कि पावर्स जो हैं, वर्ल्ड पावर या ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट और ईस्ट में यकीनन ये रीजन में हिंदुस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये लोग क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और बड़ी मतलब डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रही है, ठीक है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान डाउन है, लेकिन ये कि अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी आती है तो वो फिर इनको भी फ़ायदा होगा और इनकी इकोनॉमीज़ भी बूस्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान की कर रही है और चाइना की कर रही है या फिर वियतनाम वगैरह की कर रही है या फिर बाकी कंट्रीज़ की। तो ये बिल्कुल ये बात मेरे ख़्याल में कोई ढकी-छुपी नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा फ़लस्तीन-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आते हैं। यूएनजीए में जो रेज़ोल्यूशन आया उसमें हिंदुस्तान ने वोट किया गोलान हाइट्स के हवाले से कि उनको सीरिया के हवाले किया जाए। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि मैं ये नहीं कहता इंडिया बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली कि बड़े करीबी उनके दोस्त ममालिक होते हैं लेकिन उन्होंने यूएनजीए में उनके खिलाफ बात भी की और कोई कुछ इश्यूज़ के ऊपर मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि हर चीज़ के ऊपर। तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट लगती है आपको? और वाक़ई इज़राइल के लिए भी एक दचका हो सकता है या वो कहें कि नहीं ठीक है हमारा दोस्त है, ठीक है इस इश्यू के ऊपर हमारे खिलाफ उन्होंने वोट किया है? नहीं, दोस्ती का मतलब ये थोड़ा देखिए, इंडिया एक धर्मपरायण देश है। धर्म का मतलब बहुत लोग भगवान से समझते हैं, धर्म का मतलब ये नहीं। धर्म का मतलब होता है कि आप नीतिगत व्यवहार करते हो, एक समान नीति, सबको एक समान बैलेंस ट्रीट करते हो, आचरण आपका ऐसा होता है, इसको धर्म कहते हैं। द रिलीजन इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। खैर उस पर फिर कभी बात करें। जी, जी। हमारा क्या धर्म था? गोलान हाइट्स 1963 के वॉर में सीरिया से इजराइल ने जीता, ठीक है। बिल्कुल।
वो सीरियन टेरिटरी थी, भले सीरिया ने अटैक किया था वो अलग बात है, लेकिन वो टेरिटरी सीरिया की थी, है और रहेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूनाइटेड नेशन चार्टर ने 1945 के चार्टर में साफ साफ लिख दिया आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में कि नो स्टेट शैल यूज फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ any country post 1945 is not negotiable, and so is the territory of Syria. Golan Heights belong to Syria, end of the matter, period. वो इजराइल का नहीं है। वो इजराइल ने जो भी किया, पहले तो उसको ऑक्यूपाई किया। आपके जो श्रोता नहीं समझते मैं उनको समझा दूं, ऑक्यूपेशन और एनेक्सेशन में अंतर होता है। ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि टेरिटरी उसी देश की रहती है जिसकी लैंड आपने ऑक्यूपाई की है। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया चाइना पे अटैक करता है और चाइना का कोई पार्ट इंडिया के पास आ जाता है, तो वो टेरिटरी पे इंडिया जो है अपना रूल तो रखेगा, मगर वो टेरिटरी इंडिया की नहीं होगी। यानी वहां का जो लोकल जज होगा, जो लोकल कानून होगा, जो लोकल पुलिस होगी, वो सब वैसे ही चलेगी। जितनी मिलिट्री नेसेसिटी की आवश्यकता है, इंडिया उतना कंट्रोल उस शहर पे रखेगा, मगर वो इंडिया की टेरिटरी नहीं होगी, वो होगा ऑक्यूपाइड। एनेक्सेशन का मतलब होता है जब आप टेरिटरी को पार्ट ऑफ द कंट्री बना देते हो, तब वो चाइना की टेरिटरी ना होकर के इंडिया की टेरिटरी ट्रीट की जाएगी। इंडिया के लॉ वहां लागू करेंगे। आप वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है उसको डिस्ट्रॉय करके नया एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस लगा सकते हो, नया लॉ लगा सकते हो। जैसे यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट में लॉ बनता था, वो इंडिया के ऊपर अप्लाई होता था क्योंकि इंडिया वाज एनेक्स्ड। वो इंडिया की यूके इंडिया की टेरिटरी में हो गया था और इंडिया जो था वो यूनाइटेड किंगडम बन गया था जब अंग्रेजों ने यहाँ पे 1857 में कम कंट्रोल लिया। तो सो एनेक्सेशन और ऑक्यूपेशन अलग है। इजराइल ने गोलान हाइट्स में 1963 में पहले ऑक्यूपाई किया, यानी उसको अपने कब्जे में ले लिया। वहां का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो देखने लगे। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने सेटलर्स बचाने शुरू किए। वो सेटलर्स पहले 50,000 थे, बाद में 20,000 हो गए, और फिर उन्होंने 2019 में जो है वो ट्रंप ने उसको इजराइल का पार्ट डिक्लेयर कर दिया। ये हम इसको नहीं मानते, अमेरिका इसको चाहे जो कहे। गोलान हाइट्स सीरिया की टेरिटरी है और उस पे ये ऑक्यूपेशन और एनेक्सेशन दोनों गलत है, इलीगल है। इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने परसों ये बात कहा है, ये उन्होंने रीइटरेट किया है कि गोलान हाइट्स को इजराइल जितनी जल्दी हो सकता है खाली करे। क्यों? क्योंकि वो सीरियन टेरिटरी है और हमने उसका साथ दिया। बिल्कुल सही बात की हमने, मोदी जी ने बिल्कुल सही काम किया। जो जिसकी टेरिटरी है मिलनी चाहिए। गोलान हाइट्स इजराइल नहीं हो सकता, वो गोलान हाइट्स सीरिया ही रहेगा। एंड दिस इज व्हाट इज, जिसे आप कहते हैं धर्म पर्यावरण जो एक्टिविटी है, यही धार्मिक चीज थी, होनी चाहिए थी, वो हमने किया। बिल्कुल ज़बरदस्त। और मेरे ख़्याल में क्योंकि सऊदी अरेबिया भी जो स्टेट सॉल्यूशन है उसके उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ताज़ा उनका स्टेटमेंट आया। इससे पहले एमबीएस का हमने देखा और फिर इंडिया और जो भी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, मेजॉरिटी ने अब यही कहा कि यार एक तो सीज़ फायर जो ऑलरेडी हो चुकी है और मेरे ख़्याल अब आहिस्ता-आहिस्ता से वो एक्सटेंड होती जाएगी। लेकिन अगर उसके साथ-साथ ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं या डिस्प्यूट कहें, अगर ये भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि मिडल ईस्ट में एक परमानेंट जिसे कहते हैं बेस पे हमें पीस नज़र आए, जो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।